बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, एमन ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया क्लास। एमन से कांटेक्ट कर ले कोई और उससे बताए कि जल्दी से क्लास ज्वाइन करो। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे 2006 था शायद, 6 देख लिया आप लोगों ने? 6 में कोई मसला तो नहीं है? यस सर, देख लिया। ठीक है। अब और कौन सा क्वेश्चन हमने उस दिन? अलीशा, तुम तो गायब ही हो गई थी, कहाँ चली गई थी? हैं? कब सर? नहीं, अलीशा नहीं गई थी, बल्कि सामिया चली गई थी। सामिया, आप गायब हो गई थी क्लास में से, दिमाग नहीं चल रहा था ना उस सवाल में। सिर्फ अलीशा और बिस्मा थी मेरे साथ, एमन भी चली गई थी शायद। 2 लोग थे क्लास में। अच्छा, नेट बंद हो गया था। 12 टैली करवाऊँ? 12 टैली करना है, ओके जी। 12 देख लेते हैं, 2012। अच्छा, एमन को प्लीज़ कांटेक्ट कर लें। 2012, एक मिनट। अच्छा जी, तो 2012 रेगुलर, 12 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, चलें। 12 रेगुलर क्वेश्चन नंबर सवाल आप लोगों के सामने है। ये सवाल इसमें लिखा हुआ था। वो 12 रेगुलर तो है ही नहीं सामिया, 17 रेगुलर। अच्छा, 12 रेगुलर भी करवाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। चलो, सत्रह रेगुलर पेज नंबर बता दिया करो यार, 5 ईयर में ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, आपके पास 16 है, मेरे पास 16 नहीं है। मेरे पास है पेज नंबर 16, 17 रेगुलर क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर बताओ। शोर तो नहीं हो रहा पीछे? तो आवाज़ ही नहीं है कोई अभी। तुम रीज्वाइन करके देखो सामिया, या मैं 1 मिनट। माइक का मसला तो नहीं है मेरे? इस वक्त तो कोई भी नहीं बोल रहा मेरे अलावा, घर में से भी किसी की आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, हाँ सामिया, चेक करो कि तुम्हारे पास आवाज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही बहुत ज़्यादा, वरना फिर मैं माइक लगा लूँगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल मैंने आपको दिया था।
17 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 2 तो भाई मैंने दिया ही नहीं है। अबे क्या हो गया पठान, जो सवाल मैंने दिया नहीं है वो कहाँ से करके बैठ गई भाई तू? मुश्किल सवाल है, इतना आसान थोड़ी है ये। समझाऊंगा पढ़ाऊंगा फिर समझ में आएगा, ये नहीं करना था अभी। और बताओ, ये बात करवाऊंगा, मुझे पता है मुझे करवाना है, लेकिन अभी नहीं। और बताओ इसके अलावा इन सवालों में से कोई सवाल पूछना है जो लिखे हुए स्क्रीन पे। हेमन, बिस्मा, सामिया, आरिशा चली गई फिर। नहीं सर, सारे हो गए थे ये वाले जो आपने लिखे हैं। ओके ओके। एक ईयर में 2 ईयर के पैसे मिल रहे हैं, वो वाला सवाल हो गया है। एक ईयर में 3 ईयर के पैसे मिल रहे हैं, हम बैठे हैं 2020 में, पैसे मिल रहे 18, 19 और 20 के। किया है ना वो सवाल? जी सर। ओके, इसका मतलब है कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सवाल देखना है अब हमें। अच्छा, 12 रेगुलर नहीं लिखा मैंने इसमें, जो अभी सामिया ने गलती से बोला था। 12 रेगुलर नहीं लिखा हुआ ना बच्चों? नो 12 सर। 12 रेगुलर का सवाल निकाल के आप लोग जरा देखो और मुझे बताओ वो सवाल कर सकते हो या नहीं कर सकते इत्मीनान से। इसमें जर्नल जर्नल जो है ना थोड़ा तवील बनेगा। तवील इसलिए कह सकते हैं कि पहले पूरे 2010 पे काम करेंगे, और जब 2010 का काम कंप्लीट हो जाएगा फिर हम 2011 पे काम करेंगे। सही है? यानी पहले पूरा 2010 पे काम करना है, 2010 में कैश कलेक्शन, उस कैश कलेक्शन की बेसिस पर उस कैश कलेक्शन की बेसिस पर आरजीपी कैलकुलेट करना है, एंट्री बनानी है, डीजीपी को रिकॉग्नाइज करना है। फिर 2011 में जो डीजीपी आरजीपी बन जाएगा, जो 2011 में 2 अलग अलग ईयर्स के पैसे आप लोगे, जो 2011 में आप 10 और 11 के पैसे लोगे, उनका अलग अलग आरजीपी कैलकुलेट होगा। तो यूँ समझ लो 10 तो बहुत ही सिंपल है, 10 का ईयर बिल्कुल वैसे है जैसे कि तुम्हें सबसे पहले शुरू के सवाल पढ़ा है। सही है? कंप्यूटेशन किस चीज़ की मेरा बेटा, किस चीज़ की कंप्यूटेशन सामिया? मेरा बेटा रिक्वायर्ड देखो क्या है, रिक्वायर्ड में कह रहा है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग दोज फॉर एडजस्टमेंट रिकॉर्डिंग द अबव डेटा फॉर 2010 एंड 11 रिस्पेक्टिवली ऑन द बुक्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब है जब हम 2010 पे काम कर रहे हैं ना, 11 नज़र नहीं आ रहा, हम पूरे 2010 पे काम करेंगे। 2010 में सबसे पहले इंस्टॉलमेंट सेल की एंट्री बनेगी, फिर कॉस्ट की एंट्री बनेगी, क्योंकि परपिचुअल सिस्टम है तो कॉस्ट की एंट्री भी बनाओगी। फिर कैश कलेक्शन सिर्फ 2010 में जो 2 लाख रुपए रिसीव किए हैं उसकी एंट्री बना दोगी। फिर 2011 वाली जो लाइन लिखी है वो हमारे काम की नहीं है। ठीक है? क्या मतलब? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही सामिया आपकी बात, लेकिन सर हम ग्राफ में बना के भी तो कंपटीशन कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा इसी लगता है पहले वैसे एंट्री बनाना। बेटा इसमें तो इंस्टॉलमेंट सेल की अमाउंट दी हुई है 3,60,000, उसका 60% कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की एंट्री बन जाएगी, कैश कलेक्शन की एंट्री बनेगी, 3 हो गई। और चौथी एंट्री में डीजीपी रिकॉग्नाइज करोगे, पांचवी एंट्री में डीजीपी को एडजस्ट करोगे, छठी एंट्री में डीजीपी को आरजीपी को रिटेन अर्निंग में डाल दोगे। फिर 2011 का ईयर शुरू होगा। 2011 में इंस्टॉलमेंट सेल रिकॉर्ड करने की एंट्री बनेगी, फिर कॉस्ट की एंट्री बनेगी, फिर कैश कलेक्शन की 2 अलग अलग एंट्री बनाना चाहो या एक मिला के बना लो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल अलग अलग हमारे पास से क्रेडिट होंगे। सही है? उसके बाद फिर तुम कहोगे कि 2011 की इंस्टॉलमेंट सेल और कॉस्ट को क्लोज करोगी, डीजीपी रिकॉग्नाइज होगा, फिर डीजीपी आरजीपी, फिर डीजीपी आरजीपी जो बनाओगी कैश कलेक्शन की बेसिस पर, तो 2 अलग अलग ईयर की कैश कलेक्शन है। 10 का डीजीपी रेट भी आपको पता होगा, 11 का डीजीपी रेट भी आपको पता होगा। उस डीजीपी रेट की बेसिस पे आप आरजीपी निकाल लोगी, फिर डीजीपी 2010, डीजीपी 2011 डेबिट, आरजीपी क्रेडिट।
आरजीबी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, सारी एंट्री बता दी मैंने। कंप्यूटेशन, अगर तुम ये कह रही हो कि मैं कंप्यूटेशन पहले करना चाहती हूँ, तो किस चीज़ की कंप्यूटेशन करना चाहती हो? डीजीबी रेट की, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की? कर लो पहले, इससे कोई मुजाहिका नहीं है। पहले कॉस्ट निकाल लो अपने पास, फिर डीजीबी तो एंट्री से निकल आता है, फिर डीजीबी का रेट निकाल लो, फिर आरजीबी निकाल लो, फिर एंट्रियाँ बना लो। हाँ हाँ, कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपटीशन पहले हो या बाद में। ओके। जी बच्चों, तो 2012 का सवाल आप लोग कल के रख लोगे। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट जो है ना बेटा, वो रिपोजिशन से रिलेटेड है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तुम कर सकते हो। तो सेकंड रिक्वायर्ड देख लो, वो भी कर लेना। सवाल असाइन हो गया आपको। नहीं बेटा, होमवर्क में कर लो, क्या ख्याल है? इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं बताऊं। हम अपनी क्लास में कुछ नया डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा ना, क्या ख्याल है? मैं हर वक्त तो अवेलेबल होता नहीं हूँ, आपको पता है, बस 3 दिन ही तो पढ़ते हैं हम। तो बेहतर होगा ऐसा सवाल पढ़ाऊँ जो आप लोगों को मुश्किल लगे या जिसमें आप स्टक हों। मेरा ज़ाती ख्याल है अल्लाह के हुक्म से आप इसमें स्टक नहीं होंगे, और अगर खुदा ना खास्ता हुए तो मैं फिर अगली क्लास में करवा दूंगा ना उसे। क्या कहते हो? अच्छा जी, 2012 प्राइवेट का सवाल कर चुके हो आप लोग? जी सर। 12 प्राइवेट क्वेश्चन 5 कर चुके हो? जी सर। ओके ओके ओके। जी सर। ठीक है मेरा बच्चा। मैं नया सवाल बताता हूँ आप लोगों को। ओके, 2011 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ मेरा बेटा। 2011 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4। आ गए? जी सर। 2011 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4, सवाल पढ़ता हूँ। आसान सवाल है, थोड़ी सी इत्मीनान से मेहनत से सुनेंगे, इंशाल्लाह सवाल कर लेंगे। द दानियाल इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर टेबल फैंस. It is a practice of the company to sell 30% of its production on installment basis. कंपनी की प्रैक्टिस क्या है? कंपनी फ़ैन बनाती है, टेबल फ़ैन, और वो अपनी जो है जितना भी सामान बनाती है उसमें से 30% प्रोडक्शन को वो इंस्टॉलमेंट की बेसिस पे बेचते हैं। अब मज़े की बात है, बाकी 70% को किस पे बेचते हैं? वो कैश पे बेचते हैं, रेगुलर क्रेडिट पे बेचते हैं, हमें उससे गर्ज नहीं है। हाँ, अगर आगे सवाल में डेटा में ये लिखा होगा कि रेगुलर सेल भी हो रही है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कितने परसेंट रेगुलर है, कितने परसेंट इंस्टॉलमेंट। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये बिल्कुल फजूल जुमला है। आगे सवाल पढ़ोगे तो इंशाल्लाह इस बात को और समझ जाओगे। 30% हो, 50% हो, हमें इससे क्या गर्ज? हमें तो काम करना है कि इंस्टॉलमेंट सेल रिकॉर्ड करनी है, कैश कलेक्शन रिकॉर्ड करनी है, कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है, डीजीबी रिकॉर्ड करना है, फिर एडजस्ट करना है। कंपनी रिकॉग्नाइज करती है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर्स। द फॉलोइंग आर द डेटा फॉर 3 years। क्या ये जुमला नया है आपके लिए कि कंपनी अपना प्रॉफिट कैश कलेक्शन की बेसिस पे रिकॉग्नाइज करती है? नो सर।
इंस्टॉलमेंट सेल की खासियत यही है कि हम इंस्टॉलमेंट सेल में प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करते हैं जैसे जैसे पैसे मिलते जाते हैं। मिलते जाते हैं। बिल्कुल सही है। अब अगले अगले पेज पर एक टेबल बना हुआ है। टेबल में सबसे पहला कॉलम का नाम है एयर, दूसरे कॉलम का नाम है डीजीपी रेट। प्रॉफिट लिखा हुआ है लेकिन असल में वो डीजीपी का रेट है। प्रॉफिट रेट भी कह सकते हैं लेकिन उसका प्रॉपर नाम डीजीपी रेट है। इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल जनवरी 1 2010। अच्छा, इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल दिया हुआ है और ये किस दिन के दिए हुए हैं मेरा बेटा? जनवरी 1 के। जनवरी 1 के साथ पूरा बोलना है। किस दिन, कौन सा ईयर? 2010। बिल्कुल सही। 2010 के पहले दिन हम कह रहे हैं हमें 8 वालों से लेने हैं। 80,000 रुपए। मेरी फाइल में तो 30,000 लिखा हुआ है। अच्छा, कैश कलेक्शन के कॉलम में कितने रुपए लिखे हैं मैं बताऊं? 80,000। और इंस्टॉलमेंट अकाउंट 80,000। रिसीवेबल भी 80,000 लिखा है। जी सर। ठीक है, तो फिर मैं अपने पास करेक्शन कर लेता हूँ। 80,000 रुपये। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल के सामने तो डैश डला हुआ है। अबे इडियट, यस सर, डैश डला हुआ है। अबे तुम दोनों खूबसूरत जनवरी 1 2010 की बात कर रहा हूँ, सुनती नहीं हो दोनों। दिसंबर 31 देख रही हो तुम दोनों। जनवरी 1 में बताओ कितने लिखे हैं मेरे बेटे? 30,000। हाँ, अब नजर आया, मुबारक हो। कलेक्शन में कितने लिखे हैं मैं? 80,000। और दिसंबर 31 2010 को डैश डैश डले हुए हैं, ऐसा ही है। यस सर। अब अब सिर्फ एमन ने बोला उसके पास जनवरी 1 को कितने रुपए लिखे हैं एमन? 80,000 रुपए। और कलेक्शन में भी कितने लिखे हैं? 80,000। तो इसका मतलब है सब बच्चे अपनी 5 ईयर में करेक्शन कर लें। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल या तो मतलब दोनों अमाउंट सेम होंगी। सर क्यों सेम क्यों होंगी, वजह समझाएं सेम क्यों होंगी। यार कितनी सीधी सी बात है, मेरे पास 2010 के पहले दिन 2008 वालों से पैसे लेने का राइट था, कितने रुपए? 80,000। अगर 80,000 था तो मैं कलेक्शन 80,000 कर सकता हूँ और 80,000 से ज्यादा नहीं कर सकता। कम कर सकता हूँ ना। यस सर। तो अगर अब मेरी 5 ईयर जो मेरे सामने इस वक्त 5 ईयर इत्तेफाक से उसमें लिखा हुआ है जनवरी 1 को 2008 के सामने 30,000 और कलेक्शन में लिखा है 80,000, मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये अगर ये होता कि 80,000 रुपये ओपनिंग है, 30,000 कलेक्ट कर चुके हैं, तो मैं कहता इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग 50,000 होना चाहिए। अगर ये बात समझ नहीं आ रही ना तो ऐसा करो 2009 को देखो जरा गौर से। 9 वालों से 10 के पहले दिन कितने रुपए लेने थे? 1,65,000। पूरे साल में कितने कलेक्ट कर लिए? 75,000। तो साल के आखिरी दिन कह रही हो अभी और कितने लेना बाकी है? 90,000। 90,000। यकीनन ये पैसे कब मिलेंगे? ये कब मिलेंगे? अगले साल यार बोलना है ना बेटा। 2011। 2011 में। वेरी गुड, 2011 में मिलेंगे। तो इसका मतलब है जो 2008 की लाइन है ना वो गलत है फाइवर में। अब हम सब एक जैसी अमाउंट बना लेते हैं ताकि जवाब अलग अलग ना हो। 30-30 करें या 80-80 करें, बोलो। हेमन कह रही 80 कर है, लिया था। हाँ हेमन कह रही है उसके पास 80,000 लिखा है तो हम भी 80,000 कर लेते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जनवरी 1 2010 को 2008 का 80,000 रुपये है और हम पूरे साल में 80,000 पूरे के पूरे कलेक्ट कर चुके हैं। इसी वजह से साल के आखिरी दिन हमारे पास कोई पैसे लेने का राइट नहीं बचा। नहीं बचा। ओके। अच्छा मेरा बेटा, आप साथ साथ ये बात भी समझो कि 2009 में तुम्हें उसने दिया कि तुम्हें लोगों से 1,65,000 लेने थे। जानबूझ के ये सवाल दिखा रहा हूँ कि भाई इसमें कलेक्शन भी दी हुई है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग भी दिया हुआ है और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग भी दिया हुआ है। अगर सवाल में कैश कलेक्शन ना हो, क्या हो? ओपनिंग और एंडिंग। तो हम बआसानी क्या मालूम कर सकते हैं? कैश कलेक्शन। यानी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग में से अगर मैं एंडिंग को कर दूंगा लेस। तो मुझे कैश कलेक्शन पता चल जाएंगे। चल जाए।
ठीक है, अभी हम आपको मुश्किल में नहीं डालते, हम अभी इस सवाल को ऐसे ही लेके चलते हैं, क्या ख्याल है? लेकिन आगे जाके बस एक जुमला कह देता हूँ, अभी बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, वरना आप लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने ये नोट किया है। तो अभी आगे जाके एक सवाल ऐसा भी पढ़ाऊंगा जहाँ पे लिखा होगा कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग 1 लाख रुपए, साल के आखिरी दिन इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग कम होके रह गया होगा 50,000, लेकिन कलेक्शन क्या रहा होगा 30,000 है। तो सर फिर 20,000 का क्या मामला है? 20,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ होगा? कैंसिल। जब हमें किसी से 1 लाख रुपए लेने थे और हमने पूरे साल में सिर्फ 30,000 रुपए लिए, तो फिर एंड पर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना बचना चाहिए? 70,000। लेकिन अगर वो उसको 60,000 कह रहा है या 50,000 कह रहा है, तो हम कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कोई कैंसिल भी हुआ है, और कैंसिल होने वाला इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास से चला गया, लेकिन पैसे नहीं मिले, इसीलिए कलेक्शन है कम और एंडिंग का बैलेंस नजर आ रहा है जो है ज्यादा। ज्यादा। बिल्कुल सही है, हम एंडिंग का बैलेंस यानी हमें कि पैसे कम कलेक्ट हुए हैं, तो एंडिंग बैलेंस भी जो है वो उसके मुताबिक होना चाहिए, लेकिन वो डिफर करेगा। बहरहाल ये मैं आगे आपको बताऊंगा, जब ऐसा सवाल आएगा तभी पढ़ाऊंगा, अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि अपनी तबीयत भी थोड़ी नासाज है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 2010 की बात अगर मैं आप लोगों से करूं, तो हम 2010 में देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट से भी लिखा हुआ ही नहीं है। ये क्या मजाक है भाई? नहीं लिखा हुआ तो हम निकाल सकते हैं अल्लाह के हुक्म और फजल से। भाई पूरे साल में कितने रुपए वसूल कर चुके हो? 1,50,000। 1,50,000। साल के आखिरी दिन कह रहे हो अभी भी लेने हैं? 3 3 लाख। लाख। मतलब है कितने रुपए लेने का राइट था तुम्हारे पास साल के पहले दिन? 4,50,000। सिंपल। और अब आगे बढ़ता हूँ। रिक्वायर्ड प्रिपेयर ऑल जर्नल एंट्रीज फॉर 2010। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सर क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसका मतलब है आज हम बैठे हुए हैं कौन से ईयर में? 2011। ले भाई 2011 में बैठे हैं। वो बोल रहा है प्रिपेयर ऑल जर्नल एंट्रीज फॉर 2010, 2010 में। 2010 में। और हम 11 में बैठे हैं। बोल रहा है जर्नल एंट्री बनाओ 2010 की, हम बैठे हैं 11 में। शुक्र है तुमने ये नहीं बोला हम 2020 में बैठे हैं। 2010 का डेटा है ये सारा, 10 के पहले दिन का बैलेंस दिया हुआ है, 10 के आखिरी दिन का बैलेंस दिया हुआ है, और हमें 2010 में होने वाले तमाम मामलात की एंट्री बनाने को कह रहा है। प्रिपेयर ऑल जर्नल एंट्रीज फॉर 2010 फ्रॉम द डेटा अबव। जो ऊपर डेटा दिया हुआ है उसकी मदद से तमाम जर्नल एंट्रीज बनाओ, इंक्लूडिंग दोज रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। इसका मतलब है ये जुमला बिल्कुल फजूल लिखा है, जब वो कह दे ऑल जर्नल एंट्रीज, इसका मतलब है जितनी बन सकती हैं सब बना दो बगैर आश्रय के। तो मेरे बच्चों आप लोगों ने एंट्रीज बनानी है, लेकिन सोच समझ के बताएं 2010 में किस चीज़ की एंट्री सबसे पहले बननी चाहिए। ये दिमाग चला के जवाब देना है, तुक्का नहीं, आराम से सोच के बताओ। कैश कलेक्शन की। सोच लो, मैंने बोला आराम से सोच समझ के सेल्स बताओ। की। जी सेल और कॉस्ट की। जी बिल्कुल, सबसे पहले सेल की और कॉस्ट की। तो सेल और कॉस्ट की अगर एंट्री बनानी है तो सेल और कॉस्ट की अमाउंट पता होनी चाहिए। आपको सेल और कॉस्ट की अमाउंट नज़र आ रही है? नो सर। नो सर। तो आप इंस्टॉलमेंट सेल की अमाउंट निकालें 2010 की। पता तो है ना आपको, या पता भी नहीं है? पता है सर, 4,50,000 का। बेहतरीन। तो आप क्या करें, कैश कलेक्शन में इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग के बैलेंस को क्या करके दिखा दें? ऐड करके। ऐड। और फिर कॉस्ट कैसे निकालेंगी? अगर डीजीपीए है कितने परसेंट? 40%। 44। आपको पता है आप डीजीपी का रिश्ता किससे करवाती हैं? सेल्स से। तो इंस्टॉलमेंट सेल। इसका मतलब है इंस्टॉलमेंट सेल की अमाउंट का कितने परसेंट डीजीपी है?
40%। 44%। 44। अबे 2 40% 40%। तो बाकी परसेंट कौन होगा? कॉस्ट कॉस्ट। कितना? कॉस्ट 60%। निकाल के बताओ कॉस्ट कितनी आएगी। 60%। पहले तुम सब अपने पास इंस्टॉलमेंट सेल की कंपटीशन बनाओ। पहले तुम सब कंपटीशन फॉर इंस्टॉलमेंट सेल की कंपटीशन फॉर इंस्टॉलमेंट सेल ऑफ 2010। सर 8 और 9 की इंस्टॉलमेंट सेल भी निकालेंगे? अबे क्यों निकालेंगे भाई? इंस्टॉलमेंट सेल तो जिस ईयर में बैठे हैं उसी से रिकॉर्ड होती है, उसी साल क्लोज हो जाती है। 8 और 9 की इंस्टॉलमेंट सेल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सही है, थोड़ा तेज काम करो ताकि मैं एक और सवाल करवा सकूं, या मैं लिख के दिखाऊं? सर इसकी निकाल कर लेंगे, नहीं कर लेंगे नहीं सर, इंस्टॉलमेंट सेल की होगी। बिस्मा ये मतलब अभी कर रहे हैं। कंपटीशन फॉर इंस्टॉलमेंट सेल 2010, उसके बाद लिखो कैश कलेक्शन 1,50,000, एड इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग। अच्छा एक बात आपको याद होगी शायद, जब मैंने आपको सबसे पहला सवाल पढ़ाया था, अपने रजिस्टर में सब बच्चे जाएं, सब बच्चे अपने रजिस्टर में जाएं और जाके पहला सवाल देखें इंस्टॉलमेंट सेल का, मुझे ईयर बताएं, फिर मैं आपको एक चीज़ देखने को कहूँगा। बताओ। 11 रेगुलर। सब पहुंच गए 11 रेगुलर पे, इसमें 11 रेगुलर 14 रेगुलर 11 रेगुलर 11 रेगुलर 11 रेगुलर पे पहुंचे। इसमें डीजीपी रेट का फॉर्मूला मैंने पहली बार आपको क्या लिखवाया था, पढ़ के सुनाए। डीजीपी डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स या फिर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग। इसका मतलब है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग और इंस्टॉलमेंट सेल एक ही साल में दोनों, अगर वो एक ही साल के हैं, यानी 2000, यहाँ पे तो 2008 का इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग भी है ना, 2009 का इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग भी है ना, उसका 2010 की इंस्टॉलमेंट सेल से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है। लेकिन जो 2010 का इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग है वो किसके बराबर होगा? यकीनन इंस्टॉलमेंट सेल के। इंस्टॉलमेंट अकाउंट बस रिसीवेबल। बस जभी तो अदीशा ने कहा था कि हमें इंस्टॉलमेंट सेल पता है 4.5 लाख। तो चलो अब जल्दी से, कंप्यूटेशन फॉर इंस्टॉलमेंट सेल हो गई, और कैसे यस की? सर। कैसे की? लिखा कैश कलेक्शन और एड इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग। 4,50,000 का नाम इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग भी है और इसका नाम इंस्टॉलमेंट सेल भी है। अब तुम इसकी कॉस्ट निकाल दो एक लाइन में, एक लाइन में कॉस्ट निकाल दो मेरा बेटा। ऊपर हेडिंग डाली थी कंप्यूटेशन फॉर इंस्टॉलमेंट सेल, आगे लिख दो एंड CIS, एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। कंप्यूटेशन फॉर इंस्टॉलमेंट सेल एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। और कैसे निकालोगी कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल इज इक्वल टू, cost of installment sale is equal to 4,50,000 multiply by मल्टीप्लाई के बाद कोई बोल ही नहीं रहा, 40% सर रेट। 60%। 60%। 2,70,000 आ रहा है सर। मल्टीप्लाई बाय कोई नहीं बोल रहा, आगे 2,70,000 बोले जा रही है मैडम। मल्टीप्लाई बाय 60%। मल्टीप्लाई बाय 40। मल्टीप्लाई बाय 40 नहीं ना, 40 करोगी तो डीजीपी पता चल जाएगा ना। मुझे कॉस्ट मालूम करनी है बेटा, तो मैं कॉस्ट की परसेंटेज से करूंगा ना मल्टीप्लाई। तो आपने कॉस्ट से मल्टीप्लाई 2,70,000। 2,70,000 रुपये हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट। कॉस्ट। अच्छा अब सामिया तो कहती है मैं तो सारी कंपटीशन पहले कर लेती हूँ। सामिया की मर्जी भाई, आप लोग पहले कंपटीशन और करना चाहते हैं या फिर हम एंट्रीज बनाएं? सर वैसे और कंपटीशन है क्या? बस एक ही कंपटीशन बची है अब, और वो है कंपटीशन फॉर RGP। DGP की कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि DGP आपको ऑलरेडी रेट दिया हुआ है। जब रेट दिया हुआ है तो बस फिर बचा क्या? कंपटीशन फॉर RGP करना है। जब RGP की कंपटीशन करोगे तो जिस तरह पिछले सवालों में एक ही ईयर में 3 ईयर के पैसे मिल रहे थे, आज भी ऐसा ही हो रहा है। आप सबसे पहले लिखोगे 2008 कंपटीशन फॉर RGP। अभी कर रहा हो RGP की कंपटीशन? बताओ।
या बाद में करवाऊं एंट्रीज बनवा के? एंट्रीज बना लेते सर पहले। ओके, बना लो। सबसे पहले एंट्री क्या बनेगी? इंस्टॉलमेंट सेल सेल की इंस्टॉलमेंट सेल की तो बनेगी, लेकिन एंट्री सुनाओ क्या बनेगी? इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2010 डेबिट। इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट सेल 4,50,000। बिल्कुल सही है। दूसरी एंट्री सुनाए। कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट एंड फॉर डेबिट। इन्वेंटरी क्रेडिट 2,70,000। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट 2,70,000, बिल्कुल सही। उसके बाद मेरा बेटा अब किस चीज़ की एंट्री बनेगी? कैश कैश कलेक्शन। कैश कलेक्शन की। तो बताओ हमने किस किस ईयर का कैश कलेक्ट किया है? 8, 9, 10 का सारा कैश कलेक्ट करके एक साथ एंट्री बना लूं या 3 अलग अलग एंट्री बनाए? एक साथ बना लो। कैश डेबिट कितना? 80,000। क्यों भाई, एक साथ बनाने को बोल रही हो, फिर 80,000 क्यों बोल रही हो? ओ 3 3 लाख। लाख 5। 3,05,000। वेरी गुड। कैश डेबिट 3,05,000। इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल 2008 क्रेडिट 80,000। 2009 क्रेडिट 75,000। 2010 क्रेडिट 1,50,000। बताओ कैश कलेक्शन की एंट्री सबने बना ली? यस सर। अरे ओके, अब किस चीज़ की एंट्री बननी चाहिए सोचो। डीजीबी। हाँ, डीजीपी। डीजीपी डीजीपी को रिकॉग्नाइज करने की, कौन से ईयर के डीजीपी को रिकॉग्नाइज करने की? 2010। 2010। बनाओ, सब लोग बनाओ, तो पूछता हूँ, पहले बना लो। क्या कर रहे हो? इंस्टॉलमेंट सेल्स को डेबिट और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को क्रेडिट। ओके, और फिर डीजीपी की अमाउंट बोलो। 180। वन एटी। क्या इसके बाद डीजीपी का रेट निकालने की जरूरत है? नो नो सर। सर। बस अब एंट्री बनाओ डीजीपी आरजीपी बनने की। डीजीपी के आरजीपी बनने की एंट्री बनाओ, शाबाश। क्या बनेगी? डीजीपी डेबिट और आरजीबी क्रेडिट। बस माँ कितने और तो कुछ नहीं बनेगा। बेटा कितने ईयर और के? 3 डीजीपी आएंगे। तो फिर मेरा बच्चा इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हो? डीजीपी यस सर। डेबिट, डीजीपी 2008 डेबिट, डीजीपी 2009 डेबिट, डीजीपी 2010 डेबिट। और अमाउंट यकीनन आप लोग ही बता सकते हैं मुझे, वन बाय वन बताएं। डीजीपी 2008 की अमाउंट है कैसे बताएं सर, हमने तो आरजीबी की कंपटीशन ही नहीं की। तो चलो आओ पे शराफत से कंपटीशन फॉर आरजीबी करें। कंपटीशन फॉर आरजीबी। अब इसमें सबसे पहले लाइन में लिखा, हेमन है हमारे साथ? हाँ है। जी सर। सबसे पहले लाइन में क्या लिखा? 2008 ब्रैकेट ऑन 80,000 मल्टीप्लाई बाय 44%। वैल्यू बताओ। 35,200। ओके, 2009 75,000 मल्टीप्लाई बाय 42%। अमाउंट बताओ। 31,500। और 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, 60,000 रुपये। यस सर। तीनों आरजीपी प्लस हो गए। सम आया 126,700। ये मुझे सामिया ने। सर आप इतने दोबारा बता दें ये। मेरा बेटा तीनों ईयर के अलग अलग कैश कलेक्शन है, तीनों ईयर का डीजीपी रेट अलग अलग है, तो तीनों ईयर का आरजीपी भी अलग अलग आएगा ना। सबसे पहले कौन से ईयर के पैसे रिसीव किए? 2010 में।
2008 के। कितने? 35,200। क्या हो गया? कितने पैसे कलेक्ट किए पूछ रहा हूँ। 80,000 80,000। 80,000 में कितने % डीजीपी कमा लिया? 44%। 35,200 जवाब आया। जी सर। 2009 में कितने कैश कलेक्ट किया? 9 से रिलेटेड कितना कैश कलेक्ट किया 10 में? 75,000। मल्टीप्लाई बाय 42% किया, बताओ क्या जवाब आया? 30। सर मेरे पास ना यहाँ 42,000 लिखा हुआ है, इसलिए पूछ रही थी मैं। इसके पास तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यू मेरे लिखी? पास पढ़ के सुनाओ मुझे। मेरे पास रेट में 42,000 लिखा हुआ है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। रेट में 42,000? जी सर। रेट तो परसेंटेज में होता है ना हमेशा। 42% रेट है। जी सर, मैंने सही कर लिया उसको। ओके। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 42%। 31500। क्या आया? 31,000। 31500। बाकी सबके पास भी यही है, 31,500। यस सर। फिर 1,50,000 का 40% लिया, जवाब आया 60,000। टोटल अमाउंट बताओ। 126700। 126700। अब आप वो जो आरजीबी वाली एंट्री बना रहे थे वो बना सकते हैं। डीजीपी 2008, डीजीपी 2009, डीजीपी 2010 डेबिट और आरजीपी क्रेडिट। वेरी गुड शानदार, बना ली एंट्री। अब आखिरी एंट्री बनाओ। आरजीबी डेबिट, आरजीपी डेबिट और कोई खर्चा नज़र नहीं आ रहा, कोई रिपोजिशन नहीं है, तो रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। अल्लाह मेरे मालिक, सुन गए मेरे बच्चों? आरजीबी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। सबने बना लिया आखिरी एंट्री? आरजीबी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मीटिंग खत्म होने वाली है, फिर दोबारा मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह भी फौरन, क्योंकि कल और परसों को कुछ पता होता नहीं है। सैटरडे को बिस्मा बिजी है, कल पता नहीं फिर कोई मसरूफियात ना हो तो दूसरा यूनिट भी आज ही ले लेता हूँ। आज मैं कोचिंग नहीं गया था, तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब थी ना, तो दूसरा यूनिट अभी लेते हैं। सही है। अच्छा, मैं इतनी देर सवाल भी निकाल लेता हूँ। आप लोगों के पास कोई इस तरह का मिलता जुलता सवाल हो तो आप लोग भी ढूंढो 5 ईयर से, मुझे बताओ। मीटिंग खत्म होगी तो फिर नया सवाल शुरू करेंगे। सही है, ढूंढो इस तरह का सवाल। अल्लाह मेरे मालिक।